नमस्कार दोस्तों, सीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बोर्स थर्ड पोस्टुलेट देखने वाले हैं। बोर्स थर्ड पोस्टुलेट का बोलना है एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। इन डूइंग so it emit a photon of energy to the difference in its energies of two orbit। पूरा सरफेस से गया। सादी बात है, ये पहली ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस, ये दूसरी ऑर्बिट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट बोला ना किताब में लिख के, बस इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है। अब आप सोचो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, पहले ऑर्बिट में 2 रहेंगे मैक्सिमम, मगर ऐसा समझो कि इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 6 है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को जंप्स करके यहां आना है, ट्रांजिशन मींस जंपिंग, तो यहां आ सकता हो, मगर कंडीशन ये है कि यहां के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 6 है तो यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कितनी रहेंगी? 6 ही रहेंगी। ज्यादा एनर्जी लेके वो रह नहीं सकता। तो इसके पास में तो 10 है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा की कितनी है? तो 4। यहाँ पे 10 है, यहाँ आएगा तो उसके पास में 6 ही रखना पड़ेगा तो ही रह सकता। तो एक्स्ट्रा की हो गई 4, है ना। तो वो क्या करता, उसको रेडिएट करता। अब इस एनर्जी, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट को मैं नाम देता En। ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये ऑर्बिट को नाम देता मैं Ep। इसका मतलब हो गया एनर्जी ऑफ pth ऑर्बिट। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना हो गया? 4। कैसा निकाले? तो 10 - 6 = 4। 10 यानी हो गया En और 6 यानी हो गया Ep। ऐसा, ठीक है। तो इतना डिफरेंस तैयार हो गया। तो इतना जो एनर्जी का डिफरेंस है 2 ऑर्बिट में का, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी और ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। तो इतनी एनर्जी रेडिएट होती, वो किस स्वरूप में होती? तो फोटॉन के स्वरूप में होती। और फोटॉन की एनर्जी आपको मालूम है कितनी रहती भाई? तो hν इतनी रहती। बस ये इसका मीनिंग है। एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जंपिंग। एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी। इन डूइंग सो, ये हे करत असताना, ऐसा करते हुए, इन डूइंग सो इट एमिट फोटॉन ऑफ एनर्जी which is equal to the difference between energy of two orbit. This is the statement. अब इसका एक्सप्लेनेशन कर देता। An electron radiate energy. An electron radiate energy कितनी रेडिएट करा? तो En - Ep। यहाँ की En, यहाँ की Ep। An electron radiate energy when it jumps from orbit of higher energy to orbit of lower energy. This energy radiated is equal to the difference between the energies of two orbit, is equal to the difference between the energies of electron in two orbit. This energy is radiated in the form of photon of energy hν। कितना आसान है। Where h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation। ठीक है, if En is the energy in the outer orbit and Ep is the energy of inner orbit, then En minus Ep is equal to hν। This is the Bohr's third postulate। एक बार फिर से, an electron radiate energy
when it jumps from, jumps means transition, jumps from orbit of higher energy to orbit of lower energy. This energy radiated is equal to the difference between the energies of electron in two orbits. This energy is radiated in the form of photon, and the energy of photon is h nu, where h is Planck's constant and nu is the frequency of radiation. If En is the energy in the outer higher orbit and Ep is the energy in the inner lower orbit, then En minus Ep is equal to h nu. This is the Bohr's third postulate. इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं अपन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट. इसी को उल्टा घुमाया जाता. शो दैट रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जरा सा गौर करो तो बराबर समझ में आ जाएगा. ठीक है, सादी बात है. ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गई ऑर्बिट, ये हो गई रेडियस. ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज रहेगा ये ऐसा. बस अपन ने पढ़े इन दी बोर्स ऑर्बिट, है ना, इन दी बोर्स एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज स्टेशनरी ऑर्बिट if it satisfies quantum condition. Such orbit is known as Bohr's orbit. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास है ना, सोचने का कैसा, तो इसका हो गया ये मास, यहाँ ही लिखे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज. ठीक है, ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी. किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन. तो ठीक है, ये क्या है, तो ये रेडियस है ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. तो कैसा बोलेंगे इसको, लेट m be the mass of electron, let minus e be the charge on electron, let v be the velocity of electron. अगर यहाँ पर अपन ने n लगाए तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता. क्या होता, वेला है ना, Vn be the velocity of electron in the nth stable orbit, in nth orbit. यहाँ पर r लगा, n लगाएंगे तो रेडियस ऑफ दी, है ना, Rn be the radius of its orbit. ये क्या है, तो रेडियस ऑफ इथ, है ना, उनती ऑर्बिट, तो nth ऑर्बिट. बस n का मतलब nth ऑर्बिट, इतना ही होता. velocity of electron in nth orbit, radius of the orbit, radius of its nth orbit. ठीक है, तो अपना सवाल है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट. रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, तो स्टार्ट कैसा करने का, लेट m be the mass of the electron and minus e be the charge on electron. Let v be the velocity of electron in the nth orbit and Rn be the radius of its nth orbit. According to Bohr's first postulate, आपको 2-3 बार पढ़ाया, centripetal force is equal to Coulomb's force of attraction, that is mv square upon r is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught E square upon r square. This is the first postulate, Bohr's first postulate. बस थोड़ा सा इसको है कि नहीं मेकअप करना है. ये जो इक्वेशन है ये फॉर वन ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, मगर इसको nth ऑर्बिट करने का रहा तो ये इसका मेकअप कैसा होगा, तो यहाँ पे E लिखने का. तो यहाँ मतलब हो गया ये और ये दोनों सरीका ही मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज आल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इट इज एंड हियर इट इज डिनोटेड बाय दिस लेटर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये वेलोसिटी है तो यहाँ पर अगर आपने n लगाए तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. यहाँ पर अगर आपने r को n लगाए तो रेडियस ऑफ, है ना, nth रेडियस ऑर्बिट. और
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर प्लेन है, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी 1। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे n है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 ये तो कांस्टेंट है, ये e स्क्वायर अपॉन, तो ये r है, r मतलब रेडियस, तो यहाँ पर n लगा दिए तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये हो गया आपका तैयार। ठीक है, इसमें कौन सा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, मगर जरा सा आप सोचेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो ये सेंस ये हो गया, दिस इज फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर अगर आप 2 लिखेंगे तो ये इक्वेशन होगा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप 4 लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो गया फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे Z लिखे तो व्हाट इज Z? Z इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2, 5, 10, 15। तो इसके लिए ये इक्वेशन तैयार हो गया। यहाँ पर Z का सेंस है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जितने भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगी वो हो गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो गया ये Z। ठीक है, मगर ये आप है ना ऐसा तैयार किए तो अपने को nth ऑर्बिट में का इक्वेशन बोर फर्स्ट पोस्टुलेट मिल गया है। बस ऐसा इसको मेकअप करने का है और इसको याद रखने का, mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। अब इतना अगर हो गया तो भाई मेरे जरा सा सोचो, है ना, ये नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, तो ये होगा v²n इज इक्वल टू 1/4πε0 ze²/r²n। नीचे का ऊपर गया यानी ये हो गया rn, ऊपर का नीचे आया तो ये आ गया me। इतना अगर हो गया तो अपने को दिखता कि ये और ये कट गया, ये कट गया तो ये हो गया v²n इज इक्वल टू 1/4πε0 ze²। ठीक है, ze² अपॉन ये और ये रह गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस, इतना रह गया। इतना अगर हो गया तो इसको नंबर देने का 1, ये अपना तैयार हो गया। अब अपना सेकंड पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, है ना, mrv इज इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई। दिस इज द बोर सेकंड पोस्टुलेट, mrv इज इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई। बस इसको थोड़ा सा मेकअप करते जाने का। ये जो m है तो इसको ऐसा लिखने का, तो यहाँ पे e बताने का, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर r है तो यहाँ पे ऐसा दिखा है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और यहाँ पर n दे दिए तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बस इतना करना है। ये हो गया फॉर nth ऑर्बिट, ये अपना तैयार हो गया। अब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर देखो vn है यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो इसका मतलब ये दोनों को भी इधर हकाल देने का, तो vn इज इक्वल टू nh अपॉन ट्वाइस पाई। किसको किसको? तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया rn, ये दोनों को हकालने का। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वेयरिंग करने का, यहाँ लिखने का स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड बोले तो v² n इज इक्वल टू n² h², 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, है ना, m² e, और यहाँ हो जाएगा r² n। तो इसको नंबर दे देने का 2। अब आप देखेंगे 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन की LHS कैसी है? तो सरीकी है। LHS सरीकी है यानी RHS सरीकी है। तो कैसा लिख सकते हैं अपन? तो इधर लिख रहा हूं मैं, जरा सा देखो, है ना, क्या लिखने का? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो यहाँ पर लिख रहा मैं 1/4πε0 ze² अपॉन me इंटू rn, ऐसा ये वाला इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² e r² n,
इतना हो गया तो जरा सा गौर करेंगे तो ये 4 कट गया, ये एक पाई कट गया, ये मास एक मास कट गया, ये एक आर्यन ये एक आर्यन कट गया। अब अपने को क्या होना है, तो रेडियस होना है बोर्स ऑर्बिट की। तो भाई यहाँ पर रेडियस है दिखती होंगी, बस इसको लेफ्ट साइड में हटाना है। इधर क्या क्या रह गया, तो ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया, इनको इधर हटाना हो गया अपना रेडियस ऑफ है ना nth बोर ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट ऐसा। तो ये इधर आ गया तो ये हो गया आर्यन। जरा सा बराबर देखना, ये जैसे कि वैसा लिख रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन। अब जरा सा देखो इधर का एप्सिलॉन नॉट ये इधर गया तो ये इधर आ गया। अब ये इतना बचा यहाँ लिखने का है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक पाई बच गया तो यहाँ पे लिखने का है पाई ऐसा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो इधर गया, ये ऊपर वाला नीचे आएगा यानी ZE स्क्वायर। बोलो इतना अपना तैयार हो गया, ठीक है। h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ZE स्क्वायर। अब ये जो n स्क्वायर है इसको मैं है ना ऐसा लिखता, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई MEZE स्क्वायर ऐसा, और यहाँ लिखता n स्क्वायर। भाई मेरे ये h व्हाट इज h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आगे आने वाला 8.83 समथिंग, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, z बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बोले तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा ये ब्रैकेट में का फैक्टर क्या है तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया क्या है ना, radius of nth Bohr orbit is directly proportional to the square of principal quantum number। पहला सवाल पूछते है ना, derive an expression for radius of nth Bohr orbit। तो ये वाला इक्वेशन कड़क याद होना, क्योंकि इसको सेपरेटली यूज किया जाने वाला है प्रॉब्लम में, डेरिवेशन में, इसलिए ये तो याद होना ही। अब यहाँ पर देखेंगे तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो भाई ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन। तो इसमें से आपने क्या पढ़े, तो इसमें से आपने पढ़े तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, Rn इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू Z इनटू E स्क्वायर। तो मैं पहला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे तैयार करके रख रहा, बस आपको 3 फॉर्मूले मालूमात होना, तो यहाँ पे तैयार करके रख रहा। ये देखो ये Rn इज इक्वल टू क्या है, तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई, दिख रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Z इनटू E स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला। अब थोड़ा सा सोचो है ना, आज जरा सा क्या सोचेंगे कि ये अगर पूरी कैसेट हाइड्रोजन एटम के लिए है तो हाइड्रोजन की खासियत क्या है, हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर है कि नहीं, फॉर हाइड्रोजन एटम व्हाट इज n नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक है, तो Z की वैल्यू भी हो गई 1। तो कैसा लिखना है, द हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर Z इज इक्वल टू 1 एंड also only 1 orbit, therefore n is equal to 1। we get, तो ये हो गया R1 is equal to h square epsilon naught n square अपॉन पाई, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये Z की वैल्यू 1 यानी गया, इतना ही रहा।
अब इसमें जरा सा गौर करेंगे तो ये जो फैक्टर है, इतना फैक्टर, ये कांस्टेंट है। वाई? तो इसकी वैल्यू सबकी अपने को मालूम है। ये वैल्यू है ना, दिस फैक्टर इज डिनोटेड बाय ए नॉट, दिस फैक्टर इज डिनोटेड बाय ए नॉट। ख्याल में रखना है ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच एप्सिलॉन नॉट पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यू डालने का एंड कैलकुलेट, पूरा ये कैलकुलेशन किए तो ख्याल में रखना, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू डालना तो कितना आता, तो ये कॉमन बात ख्याल में रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेडियस, ये जो फर्स्ट रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी आती, 0.053 नैनोमीटर, यानी 0.053 नैनोमीटर, इतनी इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। दूसरी बात, इतना जो फैक्टर है, इतना फैक्टर, दिस फैक्टर इज डिनोटेड बाय ए नॉट, ठीक है। और विच इज कॉल्ड एज बोर्स ऑर्बिट, इसी को कहा जाता बोर्स ऑर्बिट। तो ये है ना इतना फैक्टर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई स्क्वायर, इतना जो फैक्टर है इट इज डिनोटेड बाय ए नॉट एंड देयरफॉर है ना रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू, इतने फैक्टर के जगह पर ए नॉट लिखने का एन स्क्वायर। तो भाई ख्याल में रखना, ऐसा भी पूछ सकती, दिस इज कॉल्ड एज बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। This factor is called as Bohr's orbit and is denoted by A naught, where A naught is equal to h square epsilon naught upon pi mass of electron into E square। तो इस ढंग से अगर आया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपन छुड़ा सकते। तो भाई ख्याल में रखना, इतना अगर हो गया होगा तो ये एक्सप्रेशन अपना पूरा हुआ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी बताते, इसका कारण है ये अगर दूसरी किसी के लिए होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तब वो वहाँ पे कौन सी ऑर्बिट होंगी वो मालूम नहीं, जो ऑर्बिट रहेंगी वो उसकी वैल्यू डाली जाएगी। ये आपका सेकंड पहला एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अपन ने पढ़े क्या, तो ये जिसको याद है उसकी ही गाड़ी चलती, सेपरेट याद होना, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन z इंटू ई स्क्वायर। डन। अब अपन जो पढ़ रहे छोटे मोटे बारीक बारीक जो टिकलियां बोलते हैं ना वो फोड़ने वाले है ना, ये सिर्फ ख्याल में रखो उसकी ट्रिक। बस आपको क्या करना है, ये आपको बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट और बोर्स सेकंड पोस्टुलेट और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी तो पूरा दिल से छुड़ा सकते, तो ये देखो इसको मिटा और आपके सामने मैं क्या कर रहा वो बता रहा, ये कुछ भी नहीं होना ऐसा, ये वाला इक्वेशन होना, तो इसको मिटा देता, इसके बाद में ये होना, इसको भी मिटा देता, जब भी खत्म। अब आपके दिमाग में देखो कैसा कैसा सेट हो जाता, बहुत ही आसान है। व्हाट इज दिस, दिस इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, दिस इज बोर्स सेकंड। लिखना क्या पढ़ रहे हैं अपन, पहले तो वही ख्याल में लो, ठीक है। अपन पढ़ रहे linear velocity of the electron in the Bohr's nth orbit is inversely proportional to the principal quantum number। सादी सिंपल बात है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट इज इनवर्सली proportional to the principal quantum number, so that velocity of the electron in the nth Bohr orbit is inversely proportional to the principal quantum number। बस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस 2 मार्क के लिए सवाल आया तो कैसा लिखना है, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट ये इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखना है तो ये पहले तो काट डालने का, काट डाले तो ये हो गया एम ई वी स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, इतना बोलो।
अब इतना कटने के बाद में क्या करना है, तो ये रेडियस को इधर हटाना है। तो मैं यहां ही सेट कर रहा, तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर n। ये रेडियस को इधर हका ले तो ये हो गया ऐसा। इतना तो समझ में आता ही, ठीक है। अब यहां से इसको हकाल दिए तो यहाँ फकत कितना रह गया, तो इतना ही रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। ये आपका तैयार हो गया। जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बताता, तो दूसरा इक्वेशन कौन सा है, तो ये है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। अब इसमें कॉमन सेंस की बात ख्याल में रखना। कभी कभी बच्चों को ये एनियत के फॉर्म में याद ही नहीं रहता, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। सादा अपना इसको इस फॉर्म में याद रखो और बाद में उसका मेकअप करके ऐसा तैयार करो। बाकी कुछ भी टेंशन लेने का काम नहीं है, ठीक है। अब क्या करने का है, तो इसको 1 नंबर देने का, और इसको क्या करने का, तो 2 नंबर देने का, सीधा लिखने का डिवाइड इक्वेशन 1/2। मैं यहीं पर सेट करता ऐसा, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो इसको इससे डिवाइड करने का है, तो MERN VN ऐसा NH/2 यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। इसको मिटा रहा, यहाँ पर क्या रह गया, तो ये रह गया VN। 1 2 3 4 मराठी में बोलते भागीला उलट गुणीला, तो ये होगा ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई/n। बोलो, अब जरा सा सोचेंगे आप, तो मैं ये पाई और ये पाई बेदोनी 4, तो VN = ZE²/2 ऐसा एप्सिलॉन नॉट, ये H और ये वाला N यहाँ पर ऐसा लिखता, ठीक है। ये अपना तैयार हो गया। अब ये जो है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इतना जो है ये ब्रैकेट में है ना। कभी कभी Z नहीं रहेगा, Z नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हो गया कि Z की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे 2 रहेंगे, तो Z की वैल्यू 2 रहेंगी। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो Z की वैल्यू 3। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड एक्सप्रेशन। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा दोस्तों, ख्याल में रखना, ये तोड़ मोड़ के बनाया हुआ एक्सप्रेशन है, ना ही आपके नोट्स में है, ना ही आपकी किताब में है, ठीक है। आउट ऑफ फोर्स नहीं है, अपन ने जो पढ़े उसमें से ही अपने को तैयार करके बताना है। कुछ नया करके अगर पूछा तो किस ढंग से पूछ सकता वो बताना। शो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा सा आप गौर करेंगे तो मजा आएगी। देखो, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बस ये निकालना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता, बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है। पहली बात तो यह है कि फिर से लिख रहा हूं मैं, क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। ये अपना आप बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, तो यहां लिख रहा हूं, ऐसा लिख डालने का।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R²n। ऐसा इसी ढंग में लिखना है। ये मेरे को भी समझता कि आर्यन आर्यन कट रहा, मगर काटना नहीं है ना। हर बार इसी ढंग टाइप में, इस टाइप में याद कर लो क्या लिखने का है। अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट पहला इक्वेशन लिख डाले। अब जरा सा गौर करो आप, ठीक है। ये जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इधर हकाल लेने का, इसको इधर हकालने का बेनिफिट बता रहा हूँ। V²n/R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R²n। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ऐसा। अब इतना अगर हो गया तो इसको थोड़ा सा मिटा डालता हूं, जगह खाली कर रहा। अब जरा सा आप गौर करेंगे तो ये क्या है, V²/R, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, है ना। सादी बात है, किसकी किसकी सर पे से गया होगा तो वो भी बता देता। आपने है ना पहले चैप्टर में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन A -ω²R, R⍵², ऐसा पढ़िए -R⍵²। इट्स मैग्नीट्यूड बोले तो ये निगेटिव निकल गया, ठीक है। अब आपने दूसरा पढ़े रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या पढ़े आपने V = R⍵, है ना। ये R इसके नीचे गया तो V/R = ω, ऐसा, है ना। इसका स्क्वेयरिंग किए तो इसका स्क्वेयरिंग तो V²/R² = ω², ठीक है। इसका अभी कुछ काम नहीं है, इसको मिटाओ, बाद में देखेंगे। ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। इसका स्क्वेयरिंग किए तो इसका स्क्वेयरिंग V²/R² = ω²। अब यहाँ पर देखो ω² है, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो A = R, V²/R², ये और ये कट गया तो A = V²/R। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बरोबर V²/R। ये n को मत देखो, है ना। यहाँ पर n लगाए तो क्या मतलब हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। यहाँ पे n लगाए तो क्या मतलब हो गया, वेलोसिटी एंड रेडियस, है ना, ऑफ nth ऑर्बिट। बस बाकी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हो गया आपका तैयार। तो यहाँ पे इस पे कंसंट्रेशन करो, V²/R, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²R²n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अपने को प्रूव क्या करना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें जरा सा देखेंगे तो कहीं पर भी n नहीं है, मगर दोस्तों ये है ना रेडियस, तो ये यहाँ पे तैयार है, ठीक है। इसीलिए ये रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला याद होना, बहुत जगह पर सेपरेट यूज करना है। तो ये अपना रेडियस है ना, ये वाला Rn = h²ε0 अपॉन पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ZE²। ऐसा यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मैं इसका स्क्वायर कर रहा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें डालना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो R²n = इसका स्क्वायर किए तो s⁴ ε0² n⁴। अब यहाँ देखो ये इसका भी स्क्वायर होगा, यानी π², मास का भी स्क्वायर होगा, z का भी स्क्वायर होगा, e² का स्क्वायर किए तो e⁴ और है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R²n इन दिस इक्वेशन वी गेट
सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, है ना। तो इतना इसकी जगह पे ये वाली पुट कर दो, s टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n टू दी पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर m स्क्वायर e जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू इसकी पुट की है, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर जैसे कि वैसा। अब भाई जरा सा आप गौर करो तो क्या होगा, तो ये वाली टर्म कहाँ जाएंगी, तो ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि वैसा करना है, भागीला उलट गुनीला मराठी में बोलते थे, ये ऊपर गई तो जेड ई स्क्वायर, ये पूरी टर्म ऊपर गई, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 अपॉन ये वाली पूरी लिखना है आपको s टू दी पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n टू दी पावर 4, और ये ऐसा। ठीक है, जरा सा भी छूट गया तो गलत हो जाता। ये पूरी टर्म ऊपर गई, जेड ई स्क्वायर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, ये जैसे कि वैसी। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट्टा वो काट डालो, ये पाई और ये पाई कट गया। इसके बाद में ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया। इसके बाद में ठीक है, इसको बराबर लिखता हूं अब, तो ये देखो ये जेड, ये वाला ई स्क्वायर और ये ई टू दी पावर 4, तो ये ई टू दी पावर 4 और ये ई स्क्वायर यानी हो गया ई टू दी पावर 6। यहाँ का एक पाई यहाँ पर लिख रहा, ये मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन बचा वो भी लिख रहा ऐसा। इसके बाद में ये जेड स्क्वायर भी लिख रहा। इसके बाद में ठीक है, ये s टू दी पावर 4 ऐसा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये n टू दी पावर 4 को मैं ऐसा लिख रहा। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज इक्वल। ठीक है, अब जरा सा आप गौर करेंगे तो ये पूरी टर्म कैसी है भाई, तो कांस्टेंट है। ये टर्म कांस्टेंट है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टू दी पावर 4। इट मीन्स दैट, ठीक है, जरा सा इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर हो गई तो अपना प्रॉब्लम ही आ जाएगा। ये वाला 4 छूट गया तो ये यहाँ पर लिख डालता, तो ये अब तैयार हो गया। अब ये जेड स्क्वायर इंटू जेड दैट इज जेड क्यूब ई टू दी पावर 6 पाई, है ना। ये पूरा टर्म क्या है, तो ये कांस्टेंट है, तो अपने को प्रूव करने का है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टू दी पावर 4। ठीक है।